बांग्लादेश बॉर्डर पर तनाव के बीच बोले भारतीय उच्चायुक्त, सीमा पर बाड़ लगाने पर दोनों देशों में आपसी समझ है। यह कहा गया उच्चायुक्त प्रणय वर्मा की तरफ से। अपराध मुक्त सीमा भारत की प्रतिबद्धता है, यह कहा गया है। ढाका में बांग्लादेश के विदेश सचिव से मिले भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा। सीमा पर तनाव को लेकर बांग्लादेश ने उच्चायुक्त को किया था तलब। To discuss India's commitment to ensuring a crime-free border, effectively addressing the challenges of smuggling, movement of criminals and trafficking. We have an understanding with regard to fencing the border for security. Our two border guarding forces, BSF and BGB, have been in communication in this regard. We expect that understandings will be implemented and that there will be a cooperative approach to combating crime. और भारतीय उच्चायुक्त ने क्या कहा यह भी हम आपको सुनाते हैं। ये बताते हैं आपको कि फेंसिंग को लेकर बांग्लादेश के विदेश सचिव से बात हुई। ये उन्होंने स्पष्ट किया, सीमा पर अपराध तस्करी रोकने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। बॉर्डर पर मानव तस्करी रोकने में दोनों देश मदद करेंगे। जी हां, जो अहम बातें कही गई हैं प्रणय वर्मा की तरफ से वो आप देख लीजिए। सीमा पर बाढ़ को लेकर दोनों देशों के बीच आपसी समझ है, इसका उन्होंने जिक्र किया है। बीएसएफ और बीजीबी के बीच फेंसिंग को लेकर बातचीत जारी है। उम्मीद है बांग्लादेश फेंसिंग प्रक्रिया में मदद करेगा। और फेंसिंग प्रक्रिया में मदद क्यों नहीं कर रहा है बांग्लादेश, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ मौजूद हैं, एम्बेसडर जेके त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर इरशाद अहमद खान साहब पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद हैं, इस्लामाबाद से पीएमएलएन के नेता हैं, और मजहरुल इस्लाम खालिक साहब जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बांग्लादेश से हमें ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में। लेकिन आज शुरुआत एम्बेसडर त्रिपाठी में आपसे ही करना चाहूंगा, क्योंकि फेंसिंग के मुद्दे को लेकर फेंसिंग की जा रही है, बॉर्डर को सिक्योर किया जा रहा है ताकि अपराधी इधर से उधर ना जा सकें, आपराधिक गतिविधियों को अंजाम ना दे सकें। बांग्लादेश को मिर्ची क्यों लग रही, और मिर्ची भी इतनी कि बाकायदा हमारे उच्चायुक्त को तलब कर लिया गया वहां पर ढाका में। देखिए समीर, ऐसा है कि फेंसिंग जनरली दो देशों के बीच, दो पड़ोसियों के बीच में अगर अच्छे संबंध होते हैं तो फिर नहीं रहती। सिर्फ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस दोनों ओर के जो होती हैं या सेना जो तैनात होते हैं उससे काम चल जाता है। लेकिन अगर कुछ अपराध होने लगे, अगर तस्करी होने लगे, तो ऐसी हालत में फिर फेंसिंग की ज़रूरत पड़ती है। और वो इसलिए भी पड़ती है कि ताकि वहाँ से लोग इधर ना आ सके। अब हालत ये है कि बांग्लादेश से लोग बाहर भागना चाह रहे हैं, वो यहाँ आना चाह रहे हैं, यहाँ से भी कुछ अपराधी उधर चले जाते हैं, वहाँ से आते हैं अपराध करके इधर चले जाते हैं। तो इन सब को रोकने के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि कुछ फेंसिंग की जाए। आपको ध्यान होगा कि पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी हमारी फेंसिंग इसीलिए हुई है कि वहाँ से टेररिस्ट बड़े सुगमता से आ जाते थे। तो अगर तो बांग्लादेश की सरकार और बांग्लादेश के सीमा सुरक्षा बल जो है वो अगर इसको फेंसिंग रोकना चाहते हैं तो उन्हें सबसे पहले ये पहल करनी पड़ेगी, ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि कोई भी वहाँ से या इधर से कोई भी अनवांटेड एलिमेंट बांग्लादेश से भारत या भारत से बांग्लादेश न जाए। और अगर वो ये नहीं करते तब फेंसिंग के अलावा और कोई चारा नहीं रह जाता, क्योंकि फेंसिंग होगी तो आने जाने में दिक्कत होगी और तब ये परेशानी होगी। बिल्कुल। और जिस तरह के त्रिपाठी सर बॉर्डर पे रहने वाले आसपास के गांवों के लोग आरोप लगा रहे हैं, वो खबर भी हमने दिखाई कि जिस तरह के एलिगेशन वो लगा रहे हैं, चाहे उनकी फसलों को लेकर हो, मवेशियों को लेकर हो, आए दिन ये स्थिति पैदा होती ही रहती है। तो लोकल इश्यूज भी काफी इसमें इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और मजहरुल इस्लाम खालिक हमारे साथ, बांग्लादेश से वहां के जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खालिक साहब, क्या वजह, क्या दिक्कत आ रही है कि बांग्लादेश कि जो मौजूदा अथॉरिटीज हैं वो भारत के साथ रिलेशंस को स्ट्रेसफुल ही बना रही है? मतलब हमारे एम्बेसडर्स को बुला लेना,
बॉर्डर पर फेंसिंग को डिस्टर्ब करना और लगातार ऐसी कंडीशंस भारत के सामने रखना जिसको बातचीत के जरिए आसानी से सुलझाया जा सकता है, क्या इसके पीछे कोई इंटेंशन ऐसी है कि भारत के साथ संबंध अच्छे फ्यूचर में नहीं रखने, अब हो गया जो होना था? 50 साल से ज्यादा हो गया कि भारत और बांग्लादेश के बीच में ये विदाउट फेंसिंग बॉर्डर चल रहा है, क्योंकि वी आर स्टिल वेरी गुड फ्रेंड्स, गुड नेबर्स। अब देखिए कि भारत के चारों ओर अगर आप देखेंगे तो बाएं ओर से पाकिस्तान आता है, ऊपर से चाइना, इधर नेपाल, भूटान और बांग्लादेश का कुछ पार्ट और म्यांमार का कुछ पार्ट आ रहा है। तो अचानक ये फेंसिंग के इशू जो रेज हुआ, क्यों हुआ? और अगर फेंसिंग होना ही है तो फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की जो इश्यूज है उस तरह हो सकते हैं कि भारत और बांग्लादेश की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बदौलत ये फेंसिंग हो सकता था। अचानक ये बॉर्डर आ गया, क्योंकि बॉर्डर की जो आपको पता है कि इंटरनेशनल जो बॉर्डरिंग लॉज है वो फॉलो करके अगर ये किया शुरुआत हो सकता था तो फिर ये दिक्कत नहीं आते थे। बॉर्डरिंग एरियाज पे आपको पता होगा कि भारत की उस पर जो रहते हैं, इस पर की कुछ कोई ना कोई उनकी रिलेटिव्स होता है, कोई पहचान वाला होता है। खालिक साहब देखिए, एक फैक्ट को जोड़ के मैं आप अपनी बात पूरी करेंगे, यू विल कंप्लीट योर सेंटेंस। एक भारत के अंदर अलग अलग राज्यों में, शहरों में यहाँ पर सर्वे चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, और इस दौरान यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बांग्लादेशी जो फेक आइडेंटिटी बना के भारत की वहाँ पे चुपचाप रह रहे हैं, कई लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है, कई लोग बार बार वहाँ से इन्फिल्ट्रेट करके अंदर आ रहे हैं। तो ये सिचुएशन भारत के अंदर डील की जा रही है। इसी सबको देखते हुए ये और इसके जैसी और दूसरी भी सिचुएशंस है, उसको देखते हुए फेंसिंग तो बहुत जरूरी है, न सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि बांग्लादेश के लिए भी। जिस बॉर्डर के विजुअल्स अब देखा रहा है तो इस बॉर्डर के बारे में ये एलिगेशन आ गया है कि कुछ तहलका मचा के आपके इधर से कुछ बंगाली लोगों को उधर फायरिंग और सेवरल डिस्टर्बेंस की फेस करना पड़ा। सो इसीलिए ये बॉर्डरिंग एरियाज थोड़ा उत्तप्त हो गए और इधर पब्लिक और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश they are trying to resolve the issues and they are protesting. Local people are protesting like for misbehave or aggressive behave of the बिल्कुल, और इसीलिए भारत की तरफ से यह कहा गया है, प्रणय वर्मा की तरफ से यह कहा गया है, भारतीय उच्चायुक्त की तरफ से, कि आपसी समझ जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपसी समझ के साथ ही इस मुद्दे को सुलझा लिया जाएगा। लेकिन संजय कुलकर्णी साहब, जो किया गया है उससे कहीं ना कहीं मंशा तो साफ जाहिर हो ही रही है। हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश में अभी हालात कितने बदतर हैं, किस तरह से वहां पर कट्टरपंथी ताकतें सिर उठाती हुई नजर आ रही है। ऐसे वक्त में हमारे लिए तो ये बहुत जरूरी है कि फेंसिंग का काम जल्द से जल्द पूरा किया जाए। बांग्लादेश के ऐतराज का मोटिव आपको क्या नजर आता है, असल मंशा क्या नजर आती है यूनुस सरकार की? यूनुस सरकार इज वेरी रिलक्टेंट रिगार्डिंग। हेलो जी जी, कुलकर्णी साहब आपसे सवाल था। समीर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहूंगा कि ये जो बॉर्डर फेंसिंग का मसला है ये दोनों देशों के बीच में हुआ है और ये बहुत 4 साल से भी ज्यादा इसके ऊपर एक जो संधि है वो दस्तखत हुई है और आप दिखाई रहे हैं तो बॉर्डर फेंसिंग काफी हद तक धीरे धीरे करके बन रहा है। कई एक जगह थे जैसे 3 बीघा कॉरिडोर हुआ, कहीं पे 150 गज की था, तो दोनों देशों ने मिल करके ये फेंसिंग बनाना है। अब आप समझ सकते हैं कि बांग्लादेश और भारत के बीच में 4086 किलोमीटर की लंबी बॉर्डर है जहां से लगातार पहले स्मगलिंग, इलिसिट ड्रग्स, जिस प्रकार से हम बोलते हैं इन्फिल्ट्रेशन काफी हद तक होता आया है और भारत के अंदर भी बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। और अब जब भारत और बांग्लादेश की जो रिश्ते हैं अब बिगड़ चुके हैं और जिस प्रकार से बांग्लादेश के अंदर भी 30% लोग जो अवामी लीग के साथ खड़े हैं उनके बरखिलाफ भी कार्रवाई हो रही है, हिंदुओं के बरखिलाफ भी जिस प्रकार से कार्रवाई हो रही है, जिस प्रकार से चिन्मय को जेल में रखा गया है, जिस प्रकार से बांग्लादेश के अंदर भी आईएसआई ने एक तरीके से अब जमायत के द्वारा जिस प्रकार से एक पकड़ जमा ली है, जिसमें से जहां के बांग्लादेशी हैं वो भी अब भारत विरोधी बातें करने लगे हैं।
तो इसको सब देखते हुए हमने यकीन करना है कि ये जो तत्व है जो भारत के अंदर आकर के भारत की जो स्थिति है उसको बिगाड़ने की काबिलियत रखते हैं, उनको न आने दिया जाए। कई तरह की आशंकाएं हैं सर, कई तरह की आशंकाएं, और ऐसे में ये बहुत जरूरी हो जाता है कि दोनों देश मिलकर कम से कम बॉर्डर पर कुछ चीजें तो इंश्योर करें। ये फेंसिंग उसी का एक पार्ट है और कई दिनों से बॉर्डर पर तनाव जारी है, ये भी खबर है, और बॉर्डर पर फेंसिंग को लेकर ही तनाव जारी है। पिछले दिनों बीएसएफ और बीजीबी के बीच झड़प हुई थी, बीजीबी की गांव वालों के साथ भी झड़प हुई थी। तो फेंसिंग का इशू आप देखिए किस तरीके से यहां पर जटिल हो गया है, और इसको लेकर ये झड़प की भी खबरें सामने आई। तो देखिए बांग्लादेश बॉर्डर पर तनाव क्यों है, आइए इसे जल्दी से समझ लेते हैं। भारत कर रहा है बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग का काम। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से लगती सीमा पर फेंसिंग की जा रही है। मालदा के सुखदेवपुर में फेंसिंग के दौरान तनाव की तस्वीरें भी सामने आई हैं। एक वीडियो हमने आपको दिखाया जहां भारतीय जो गांव वाले हैं उनकी बांग्लादेश के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों से किस तरह से झड़प हुई, ये उसमें नजर आ रहा है। बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश यानी बीजीबी ने फेंसिंग से उन्हें रोका। बॉर्डर पर बीएसएफ और बीजीबी के जवानों में इसी के बाद तनातनी देखने को मिली। झड़प के बाद भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर तनाव हो गया। 1.5 किलोमीटर से ज्यादा कटीले तार यहां पर लग चुके हैं। ये अपडेट है। सुरक्षा के लिए भारत कर रहा है ये बाड़े बंदी, और इसी पर न जाने क्यों बांग्लादेश को ऐतराज है। बांग्लादेश ऐतराज जताता हुआ नजर आ रहा है। और आपको बताते हैं कि बांग्लादेश के आरोप क्या क्या हैं और भारत ने उसका क्या जवाब दिया है। तो भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर तनाव है, और देखिए आरोप और जवाब क्या है। बांग्लादेश के आरोप की बात करें, सीमा पर 5 जगहों पर बाड़ लगाने की कोशिश की गई भारत के द्वारा। यह कहा गया बांग्लादेश की तरफ से। भारत ने आंसर क्या दिया है, बाढ़ को लेकर बांग्लादेश से आपसी समझ है और इसी के तहत यह काम किया जा रहा है। भारत ने द्विपक्षीय समझौते का उल्लंघन किया, यहां तक कह दिया बांग्लादेश ने। भारत ने कहा फेंसिंग को लेकर बांग्लादेश से बातचीत की जा रही है, यानी जो काम चल रहा है उसके बारे में बांग्लादेश को भी अपडेट दी जा रही है। जी हां, बांग्लादेश ने कहा कि बीएसएफ की वजह से सीमा पर तनाव और अशांति है। भारत ने जवाब दिया कि सीमा पर अपराध तस्करी रोकना बहुत जरूरी है, इसीलिए ये फेंसिंग का काम बढ़ाया जा रहा है। भारत किसी भी भड़काऊ कार्रवाई से बचे। आप भाषा देखेंगे ना तो ही आपको ये सारा माजरा समझ में आ जाएगा बांग्लादेश की और भारत की। फेंसिंग प्रक्रिया में बांग्लादेश से मदद की उम्मीद जताई गई है भारत की तरफ से। एम्बेसडर त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद है। एम्बेसडर त्रिपाठी, लैंग्वेज ही अपने आप में बहुत कुछ साफ कर रही है। बांग्लादेश का ये जो रुख है वो तनाव को कम करने वाला तो कहीं से नजर आ नहीं रहा है, तनाव को बढ़ाने की कोशिश साफ तौर पर नजर आ रही है। ये क्यों? देखिए रवि, देखिए समीर, मेरे ख्याल से ये कोई बहुत बड़ा, इतना बड़ा मुद्दा नहीं है जिस पर कि दोनों देशों के संबंध और खराब हो जाएं। हाँ। कुछ जगहों पे ऐसा हुआ है, बांग्लादेश के कुछ ऐतराज हैं, भारत उनके बारे में बात कर रहा है, और पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो कभी कभी ऐसा बोल जाते हैं कि जो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज के साथ मैच नहीं करता। तो यहाँ ऐसा ही हुआ। मेरे ख्याल से दोनों देशों के बीएसएफ और बीजीबी मिल करके इनको सुलझा लेंगी। कोई बाड़ बनाने का, फेंसिंग बनाने का मामला इतना बड़ा नहीं है हमारी। ठीक है, फिर इस मामले को बड़ा क्यों बनाया जा रहा है? इरशाद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इरशाद साहब, आप तो अपने यहाँ खुद ही कट्टरपंथी ताकतों से आजकल परेशान चल रहे हैं, उनके खिलाफ जंगें लड़ रहे हैं। तालिबान आपके लिए मुसीबत बना हुआ, टीटीपी आपके लिए मुसीबत बना हुआ। ये बांग्लादेश की कट्टरपंथी ताकतों के साथ क्यों खड़े हो जाते हैं? और जब से आपका साथ मिला है तब से ये तलखी आ गई है बांग्लादेश के रवैये में। बहुत शुक्रिया समीर भाई। मैं आपसे अभी आप लोगों को सुन रहा था, अभी बांग्लादेश के भाई भी मेरे बात कर रहे थे जी कि 25 साल से आप लोगों के दरमियान फेंस नहीं थी, कोई सिक्योरिटी तारें नहीं लगी हुई थी। आज ऐसा क्या हुआ जब बंगालियों ने आपकी नानी अम्मा से आज़ादी हासिल कर ली, तो आज ऐसी क्या जरूरत पेश आ गई कि आप फेंस लगाना शुरू हो गए और बंगाली भाइयों को मारना शुरू हो गई आपकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स।
देखिए कौन सा उन्होंने जो narrative लेकर एहतजाज आते कर हैं, रही क्या है प्रोपेगेंडा बांग्लादेश करने की लगते हैं? हुकूमत, मतलब उन्होंने सीधा एहतजाज सवाल इसलिए जो है किया, उनके आम शहरी को उससे आपकी उसके बात- एक सीधे जवाब आप की भी सुनिए, उम्मीद ना मैं की सीधे जाए सवाल का आपसे। जवाब, पूरे सवाल का जवाब दे समीर, आपको मैं पूरे सवाल का जवाब देना नहीं चाहता हूं। खान साहब, आपने लेकिन 20 थोड़ा सा मिनट मैंने आपको- लैंग्वेज पर ध्यान 2 दीजिए मिनट अपने। मुझे सुन लीजिए, मैं ये कह रहा हूं, मैं लैंग्वेज पे ध्यान दे रहा हूं, मैं तो बड़ी इज्जत एहतराम के साथ बात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ऐसी क्या जरूरत पेश आ गई कि आपको फेंस लगाना पड़ गई? नहीं, उसकी अभी तो जरूरत हम बंगालियों ने बता देते हैं आजादी आपको। हासिल की है, शायद आप अभी उन्होंने कहना नहीं अपना मुल्क चाहते हासिल हैं। किया इरशाद हसीना शेख से मैं कहना चाहता हूं, मैं पूरा सुनिए, पूरा उसकी जरूरत ये सुनिए प्लीज। है, उसकी जरूरत है कि बांग्लादेश पर फ्लाइट्स उसी भी डेविल शुरू का हो गई साया आ पाकिस्तान और गया बांग्लादेश है, की। जिसकी वजह से भारत और आसपास के देश परेशान हैं। उसके कनेक्शन सीधे पाकिस्तान से दिखते हैं। वहां बैठे कुछ ऐसे लोग बांग्लादेश में ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि आज बांग्लादेश में आग लगी हुई है, मारकाट मचा हुआ है। जो देश शांतिपूर्वक रह रहा था, वहां पर सड़कों के क्या हाल हैं, किस तरह की स्थिति है। अगर किसी का तख्ता पलट के करके किसी को फांसी पे लटकाना है, तो अगर आप इसको मानते हैं रेवोल्यूशन, तो आपके यहां तो आप बहुत पहले कर चुके हैं। भुट्टो साहब को लटका चुके हैं आप लोग। देखिए, तो हमें वही दिखाई दे रहा है बांग्लादेश में, और इस वजह से हम सतर्क हैं। अब बोलिए अपनी बात। मुझे लगता है आपको मुझे बोलने का मौका दिया करे, मुझे मौका दिया करे बोलने का। मैं ये कह रहा हूं कि आपने डेविल का नाम लिया, तो डेविल वो था जिसने बंगाली भाइयों को हमसे अलहदा कराया, पाकिस्तान और बंगाल को अलहदा किया। वो लोग शैतान थे। शैतान अब जब सामने आया तो शैतान को अपनी फांसी नजर आ रही है। शैतान को अपनी शैतानी पूरी दुनिया को मालूम पड़ गया कि बांग्लादेशियों ने हथियार उठाए थे पाकिस्तान के खिलाफ, बंगाल को और पाकिस्तान को दोनों को सेना अलग के कैंप में बांग्लादेशियों पर क्या जुल्म किए थे पाकिस्तान की सेना ने, इसको मत भूलिए। पूरी दुनिया ने देखिए वो तस्वीरें, किन लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए थे। ये आप कैसे भूल सकते हैं भाई? मुजीबुर रहमान ने किस तरीके से खुलकर आपका विरोध किया, आप कैसे भूल सकते हैं? आप हिस्ट्री कैसे भूल सकते हैं भाई? आप ही के खिलाफ तो बांग्लादेशी खड़े हुए थे, आप उनको आज डेविल कह रहे हैं। देखें, नहीं आपको कह रहा हूं, आपको, उनको नहीं कह रहा हूं, आप हमें कह रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूं शैतान हम नहीं खड़े थे, बांग्लादेश के लोग लोगों को लड़वाते हैं। खालिक साहब ये बताइए, चलिए वहां के जर्नलिस्ट से पूछ लेते हैं। खालिक साहब ये बताइए कि बांग्लादेश में कौन से लोग थे जो पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हुए हथियार लेकर? किनको अलग होना था, और क्या वो डेविल थे या अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे पाकिस्तान से? खालिक साहब सुन तो लीजिए, एक बांग्लादेशी के जबान से सुनिए ना। अरे हमारी बात छोड़िए, आप अपनी बात छोड़िए। उनके बारे में अब आप सच नहीं सुनना चाहते, अब आप सच नहीं सुनना चाहते। आप एक बांग्लादेशी के जबान से सुनिए, कौन था डेविल? आपने मुझे बोलने नहीं दिया। नहीं, आपने ऐसा क्वेश्चन किया ना, तो उसका उत्तर ले लीजिए। खालिक साहब कौन था डेविल 71 में? खालिक साहब डेविल कौन था 71 में बांग्लादेश में? लगानी पड़ गई आपको। खालिक साहब 71 में 71 में डेविल कौन था बांग्लादेश में? आप लोग थे, आप थे, आपने किया था सब कुछ शैतानी। खालिक साहब को सुन लीजिए, खालिक साहब बोल रहे हैं सब कुछ वो आप बांग्लादेश करने के वाले हैं, आप पाकिस्तान के हैं। वो सुनिए ना बांग्लादेश का आदमी क्या कह रहा है। खालिक साहब कौन था डेविल 71 में जो बांग्लादेश में कत्लेआम कर रहा था? ये हिस्ट्री बंगाल और पाकिस्तान एक ही है, बंगाली और पाकिस्तानी भाई हैं आपस में, हम और ये भाई हैं आपस में। सुनने को सच नहीं सुन सकते आप, आपकी दिक्कत यही है। अब वो बोल रहे हैं तो आप सुन नहीं पा रहे हैं, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। खालिक साहब बोलिए जरा, बताइए इनको जरा कि कौन थे जो बांग्लादेशियों को मार रहे थे, काट रहे थे 71 में? बताइए इनको, किससे डर है हिंदुस्तान को भी कि ऐसे लोग समाज में ना आए, न भारत के न बांग्लादेश? ये बताइए। सुनिए खालिक साहब प्लीज कंटिन्यू। बेसिकली मेरा नाम है मजहर इस्लाम खान। जी मजहर खान आप बोल सकते हैं। जी। पहली बात ये है कि ये मुद्दा तो एक दिन में 71 पे शुरू नहीं हुआ था। पहले अब देखिए कि पाकिस्तान एंड इंडिया जो डिवाइडेशन हुआ था ब्रिटिश रिज्म के बाद, तो ये पूर्व पाकिस्तान बोला जाता था ये बांग्लादेश को। सो उसी दिन जो माय पेरेंट्स, सो फार आई heard from my parents and my history books, so there were many discrimination. वो पश्चिम पाकिस्तान जो थे, वो बांग्लादेश जो आज की बांग्लादेश है, इस स्टेट के लोगों पर बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे। इसी दौरान 1970 पे जो इलेक्शन हुआ था, वहाँ मेजोरिटी गेन किया था शेख मुजीबुर रहमान की लीड किया हुआ अवामी लीग। मगर वो पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट थे वो ये स्टेट हैंड ओवर नहीं कर रहे थे। इनके दौरान
शेख मुजीबुर रहमान ने एक मीटिंग लॉन्च किए थे 7 मार्च। तो बिल्कुल सही बात है, और वो सब कुछ इतिहास में दर्ज है। पाकिस्तानी सेना ने जो जुल्म और सितम किए बांग्ला भाषियों पर, पूर्वी बांग्लादेश में, खास तौर पर पूर्वी पाकिस्तान में जो बाद में बांग्लादेश बना, वो हर कोई जानता है खालिक साहब। लेकिन उसको जाहिर है इरशाद साहब यहां बैठकर एक्सेप्ट तो करेंगे नहीं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि ये जो मैंने तो एक बड़ा मासूमाना सा सवाल किया था। नहीं बोल दीजिए, आप बहुत देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं इरशाद साहब, क्या बाकी रह गया, क्या बाकी रह गया? मैं कह रहा हूं समीर, मैंने तो बड़ा मासूमाना सा सवाल किया था कि बाढ़ लगाने की आज क्या जरूरत पेश आ गई। अगर मैं जवाब देना चाहता हूं। त्रिपाठी साहब आपका जवाब दे रहे हैं, सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा एम्बेसडर त्रिपाठी। जवाब बताता हूं आपको, वालेकुम सलाम करते हुए। सरहदें वैसे ही रहने दें, वैसे बंगाल के साथ आजादी रहे। मैं भी एक बड़ा मासूमाना सवाल करता हूं जी कि ठीक है, आपने तो ये कहा, आपने मासूमाना सा सवाल किया था कि बाढ़ लगाने की जरूरत क्यों पेश आ रही है। अरे खान साहब बीच में मत बोलिए भाई, एक मिनट रुकिए, त्रिपाठी जी को सुनिए, बोलने नहीं दिया। फिर आप वही बदतमीजी कर रहे हैं, एक आदमी बोल रहा है, आप सुनने की शराफत कौन था जिसने शैतानी की थी? खान साहब को ऑडियो थोड़ी देर के लिए डिप कीजिए। सुनने की शराफत रखिए, आप पढ़े लिखे मालूम होते हैं, बोलिए, पढ़े लिखे मालूम होते हैं, सुन लीजिए मेरी बात, उसके बाद बोलिए। मैं भी एक मासूमाना सवाल करता हूं कि 6 साल पहले जब आप बड़े जोर शोर से कह रहे थे आपने तालिबान को, तो आपने अफगानिस्तान को आजाद करा लिया है, उसके बाद क्या जरूरत आप पड़ी कि आपने अफगानिस्तान के साथ फेंसिंग लगा दी? बताएं, आप बताएं। बताइए, प्रॉब्लम है हमारी और सरहद उनकी एक ही जैसी है, एक ही गेट है, एक ही गेट से आना जाना है। हमने कुछ नहीं किया, हमने ऐसा कुछ नहीं किया जैसा आप बंगालियों के खिलाफ कर रहे हैं, बंगालियों के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अगर बंगाल की और हमारी एयरलाइन खुल गई हैं, अगर हमारा ट्रेड खुल गया है, अगर हम बिजनेस करना शुरू हो गए हैं, अगर बंगाल ने और पाकिस्तान ने वीजे आसान कर दिए हैं, आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप तो बगैर वीजे के बंगाली हिंदुस्तान आते थे, हिंदुस्तानी बांग्लादेश में आते थे। क्यों आते थे? कि आपका पूरा साया था बांग्लादेश के ऊपर, पूरी पावर के साथ आप उनको कंट्रोल करते थे, हसीना शेख को, उनकी हुकूमत को। आपके तमाम प्रोजेक्ट बांग्लादेश में चल रहे थे। तो ऐसा क्या हो गया आज के आपने बाढ़ लगानी शुरू की, बंगाली भाइयों को मारना शुरू कर दिया, आपने उनके वीजे बंद कर दिए, उनकी मां को उठाकर हसीना शेख को अपने हिंदुस्तान में बंद कर लिया, वो भाग के आपके पास चली गई। आज उन पे ऐसे इल्जामबाजी क्यों कर रहे हैं कि वो हिंदुओं को मार रहे हैं? हालांकि रिप्लाई को नहीं मारा, एक चलिए ठीक है, आप तो जवाब सुन लीजिए। आपने इतनी सारे सवाल कर लिए, जवाब तो थोड़ा सा पेशेंस रख के जवाब सुन लीजिए। कुछ ना कुछ हंगामे होते हैं, वो हंगामे हुए और वो हर जगह होते हैं, हर मुल्क में होते हैं। जब वो आजादी हासिल कर रहे होते हैं तो मतलब ऐसी बात करें कि जो बात करने वाली हो, जो बात नहीं करने वाली उसको मत करें, ना छेड़ें। अच्छा कुलकर्णी सर इस पर रिएक्ट करना चाहते हैं। कुलकर्णी सर ओवर टू यू, आप रिएक्ट करिए, क्योंकि खान साहब तो रुक नहीं रहे हैं, सवालों की पूरी फहरिस्त, और हालांकि वही बातें रिपीट कर रहे हैं, मैं सुन रहा हूं उनको भी। आप प्लीज अपनी रवि जी, सवाल ये है कि ये जो बॉर्डर फेंसिंग बांग्लादेश के साथ है, ये गलत कह रहे हैं कि अभी शुरू हुआ और है ही नहीं। बॉर्डर फेंसिंग है और 4 साल पुराने इसकी जो संधि है दोनों देशों के बीच धीरे-धीरे कार्रवाई, इसमें कोई शक नहीं कि बॉर्डर फेंसिंग है, पाकिस्तान के साथ भी है और डुरान लाइन में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ भी है, इसमें भी उनको शक है। और ये जो बार बार कह रहे हैं कि बंगाली भाइयों, ये वही है कि बांग्लादेशियों को उकसाने का जो काम कर रहे हैं ये इरशाद भाई कर रहे हैं। अब बांग्लादेशियों के ये पुराने दुश्मन, बांग्लादेशियों को मारने वाले, ये बांग्लादेशियों को काला, अरे अमीर भाई, बांग्लादेशियों को काला बोलने वाले, ये कौन था? वाले कौन लोग थे? इरशाद भाई हमारे बिल्कुल सही बात है। और यही तो इरशाद अहमद खान साहब, आपके मुल्क का दोहरापन है कि बांग्ला भाषियों के साथ, बांग्लादेशियों के साथ आप लोगों ने क्या सलूक किया, और एक बार फिर बांग्ला भाषियों को भड़काने की ही कोशिश कर रहे हैं। मतलब तब से लेकर अब तक आपके कैरेक्टर में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आया, आपके मतलब आपके मुल्क के कैरेक्टर में। बांग्लादेश बॉर्डर पर कई गांवों में डर का माहौल है। गांव वालों का आरोप है कि बांग्लादेशी गांव में घुस आते हैं, गांव में आकर लूटपाट करते हैं। तो देखिए पश्चिम बंगाल के नादिया के गांव वाले क्या कह रहे हैं।
আমাদের ভয় বলতে আমাদের অন্য কোনো ভয় লাগে না, আমাদের মেন ভয় লাগে বাংলাদেশের মানুষজন এখানকার এসে যা বিএসএফ যায় না, বিএসএফ কাঁটাতারা এর উপরে থাকে। হ্যাঁ বিএসএফ রোডে তো যাই না, তো বললো কোনোদিন যাই না, তো আমরা তো কত 10 দিন বললাম যে যাই। বাংলাদেশের লোক তাই না, আমাদের এখানে লোক খুবই খারাপ। এই 3টি গ্রাম চোর ডাকাইতো, হাজারডাঙ্গা, নাস্তিপুর আর সকরি বাগানপাড়া, এইখানকার লোকগুলো আগাগোড়া চুরি। এইরকম ঘন কুয়াশার দিনে ঘুষপেশিদের আতঙ্ক তো লেগেই থাকে। আর যেহেতু এখন তার কাটাটা চেঞ্জ হয়ে নতুন একটা তার কাটা লেগেছে, তাতে ঘুষপেশি আতঙ্ক হওয়ার ইয়েটা অনেক কম হয়ে গিয়েছে। কিন্তু আগে যে পুরানো তার কাটা ছিল তাতে মানে বৃষ্টির দিনে কিংবা এই ঘন কুয়াশার দিনে মানে অনুপ্রবেশকারীরা প্রবেশ করে যেত। কিন্তু আমরা তো সাধারণ মানুষ, আমরা কিছুই বুঝতে পারিনি। হ্যাঁ, এর জন্য প্রশাসন আছে, প্রশাসন যা করে সেইটাই আমরা থাকি, প্রশাসনের উপর তো আমরা যেতে পারবো না। কিন্তু আতঙ্কের মধ্যে আতঙ্কের মধ্যে অনেক দিন কাটে পরিবার নিয়ে, মানে আমাদের ক্ষতি হয়ে যাওয়ার পর তো প্রশাসন আসলো। चलिए और अब आपको भारत बांग्लादेश बॉर्डर के बारे में बताते हैं। भारत बांग्लादेश बॉर्डर को लेकर क्या अहम और बड़ी बातें हैं जो जानने और समझने लायक है। दोनों देशों की अगर बात कर रहे हैं तो 4156 किलोमीटर लंबी सीमा शेयर करते हैं भारत और बांग्लादेश। मानचित्र में भी हम वो आपको दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें 2217 किलोमीटर अकेले पश्चिम बंगाल की सीमा बांग्लादेश से बिल्कुल जैसा कि मैप में आप देख सकते हैं, ये रहा पश्चिम बंगाल, ये बांग्लादेश, और 2000 किलोमीटर से ज्यादा की सीमा जो है वो अकेले पश्चिम बंगाल से लगती है। इसके बाद असम का जिक्र करना जरूरी है। असम से भी 262 किलोमीटर की सीमा बांग्लादेश से लगती है और बॉर्डर को सिक्योर करना बहुत जरूरी है, खास करके बांग्लादेश के अभी के मौजूदा हालात को देखते हुए। अब त्रिपुरा का जिक्र कर लीजिए। त्रिपुरा से भी अच्छी खासी जो सीमा है वो लगती है। 856 किलोमीटर का बॉर्डर का इलाका है जो कि बिल्कुल त्रिपुरा से सटा हुआ है बांग्लादेश से। और पूरब की तरफ अगर और बढ़ते हैं तो मिजोरम से भी ये सीमा लगी है। ये देखिए मिजोरम इस हिस्से पे आता है, यहां भी ये बॉर्डर लाइन आपको नजर आ रही है। लगभग 318 किलोमीटर की बॉर्डर लाइन है मिजोरम के साथ। तो पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और उसके बाद समीर मेघालय। बिल्कुल मेघालय का अगर जिक्र किया जाए, ये देखिए ये बांग्लादेश, मेघालय की सीमा जो है वो 443 किलोमीटर की सीमा मेघालय से भी सटी हुई है, जुड़ी हुई है। बड़ी बात क्या है, बॉर्डर पर 3271 किलोमीटर पर फेंसिंग है। जिस बात का जिक्र, जिस झूठ का जिक्र बार बार इरशाद अहमद खान साहब कर रहे थे कि अभी क्यों जरूरत है, अभी से नहीं हुआ है भाई, पहले से इसको बढ़ाया जा रहा है। 885 किलोमीटर सीमा पर फेंसिंग बाकी है। मसला सिर्फ और सिर्फ इसका है और जहां जहां जरूरत महसूस होती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को, वहां वहां पर फेंसिंग की जाती है और यही काम किया जा रहा है जिस पर बांग्लादेश को ऐतराज है। इरशाद अहमद खान साहब, मैप के जरिए, नक्शे के जरिए आपके झूठ का पर्दाफाश कर दिया हमने। आप ये जो बार बार प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उसकी पोल खुल गई। अब भी आप कुछ कहना चाहेंगे अपनी सफाई में, फिर मैं दूसरे मेहमानों के पास जाऊं। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जब से मेरा और बंगाल भाइयों की मोहब्बत वापस आना शुरू हुई, आपने जहर उगलना शुरू किया। देखिए पहले क्यों, मैं तो आपसे बड़ा फिर मासूमाना सवाल करूंगा कि पहले क्यों नहीं, आज कैसे? अरे अभी तो बताया कि पहले से कितनी फेंसिंग हो रही है। झूठ बोल रहे हैं ना, अभी तो बताया हमने। मैं आपका झूठ साबित करना चाहता हूं। देखें, आप लोग सरहद पे बंगालियों को मारना शुरू हो गए। क्यों मारना शुरू हो गए? इसलिए मारना शुरू हो गए कि आपकी ताकत बांग्लादेश से उन्होंने खत्म की। आपके वहां से जितनी भी मंसूबाबंदी आप करते थे पूरे खित्ते में तबाही मचाने की बात मासूमियत और मोहब्बत से शुरू करते हैं लेकिन पहुंच जाते हैं नफरत तक। यही सिलसिला जारी रहेगा क्या? मजरूल खान साहब, हकीकत क्या है इस वक्त और बांग्लादेश आखिर इस फेंसिंग के पक्ष में क्यों नहीं है? ये जो 800 किलोमीटर से ज्यादा की फेंसिंग बची हुई है, अगर वो फेंसिंग हो जाएगी तो जाहिर है जो बॉर्डर्स हैं वो सिक्योर होंगे और इसमें भलाई दोनों तरफ के सभ्य लोगों की है, सिविलाइज्ड लोगों की। पहले क्यों एक मिनट भाई, इरशाद साहब आपका नाम है क्या? मजरूल खान। मुझे आपने बोलने नहीं हो गया, आपकी बात हो गई, आप ही बोल रहे हैं तब से, आप ही बोल रहे हैं तब से। मजरूल साहब को सुनिए जी। मजरूल साहब जी, फेंसिंग के बारे में आप जो बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि 4 साल पहले ये प्रीवियस गवर्नमेंट जो शेख हसीना गवर्नमेंट से आपकी गवर्नमेंट की बातचीत हुई थी कि ये डेवलप होंगे और आगे बढ़ेंगे, मगर थिंग इज दैट डिमार्केशन ऑफ द लैंड एरिया और द बॉर्डरिंग एरिया, इसी बारे में दिक्कत है, इसी बारे में सवाल है कि ये कितने तक आपकी लैंड एरिया है।
ये फाइनलाइज नहीं हुआ, ये ऑब्लिगेशन है, ऑब्जेक्शन है बांग्लादेश की ओर से। सो व्हाई डोंट वी सेटल इट फर्स्ट? व्हाई हम लोग क्यों ये अल्लाह अकबर कह रहे हैं, उधर राम के नाम ले रहे हैं, ये रिलीजियस स्लोगन्स क्यों आ रहे हैं? ये बता सकते हैं आप हमको? बांग्लादेश की ओर से बोल रहे हैं कि नारायण तकबीर अल्लाह अकबर, आपकी ओर से बोल रहे हैं आपकी गॉड की नाम की। रिलीजियस क्यों हो रहा है ये? फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो रिलेशन जो ठीक है, लेकिन झड़प वहां पर हुई है और अपने अपने तरीके से लोगों ने विरोध किया है। क्या जवाब देना चाहेंगे त्रिपाठी साहब आप इस बात का कि भाई इधर उधर से अल्लाह अकबर, इधर से जय श्री राम, ये क्यों होने लगा? मतलब बॉर्डर का अगर कोई मसला है तो वो दोनों देश आपसी समझदारी के साथ सुलझा लें, और भारत ये कर भी रहा है। बोलते जा रहे हैं, पहले उनको कह दीजिए कि जरा शराफत दिखाएं, कोई बोल रहा हो तो ना बोले, अभी भी बोले जा रहे हैं। अरे भाई खान साहब, एक मिनट चुप रहिए थोड़ा, प्लीज दरख्वास्त है आपसे। जी त्रिपाठी साहब, उम्मीद है आप पढ़े लिखे हैं। इरशाद साहब, जब आपके लिए इरशाद करें तभी आप बोलना चाह रहे हैं कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं। अपने नाम की इज्जत रखें। जब इरशाद हम बोले तो आप इरशाद करें। मार रहे हैं, फेंस लगा रुक तो जाइए। इरशाद साहब पे आप मार रहे हैं बंगालियों को, आप मुझे जवाब दीजिए। इरशाद साहब, आप ये क्यों साबित करने पे तुले हैं कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं? मैं तो मानता हूं आप पढ़े लिखे हैं, थोड़ी सी शराफत दिखाएं, थोड़ी सी तमीज दिखाएं। बातचीत का एक लहजा होता है, एक एटिकेट होता है। प्लीज आपसे गुजारिश है हाथ जोड़ के कि उसको कायम रखें। अब मैं बांग्लादेश से जो ये इनको तो बोलिए त्रिपाठी साहब, खुजली हो रही क्या? जो बांग्लादेश से सफीर हैं, मैं उनकी बात मानता हूं कि ये बात सही है कि हम लोग इसको रिलीजियस टोन न दें। हम लोग इसको, अगर ये बॉर्डर की कोई प्रॉब्लम है, बैठ करके सॉल्व करें। और वो बात हो रही है मेरे ख्याल से, दोनों देशों के बीच में जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी थे उनके बीच में बात हुई। अब मैं इरशाद साहब की बात पे आता हूं कि इरशाद साहब ये कहते हैं कि साहब क्या हुआ कि आप बांग्लादेश के साथ भाईचारा था, आपका ये गड़बड़ हो गया। भाई मेरा भी मासूमाना सवाल फिर से है कि अफगानिस्तान के साथ आपका भाईचारा था, लेकिन आपने 2.5 लाख अफगानियों को वापस कर दिया, क्यों भाई? आपके मुझे ना समीर बोलने दे रहे हैं ना रवि बोलने दे रहे हैं। आप लोगों को सामने ले आते हैं, जब मैं बोलता हूं तो चीखो पुकार शुरू कर देता पूरा चैनल आपका। देखें, जब किसी मेहमान को आप इनवाइट करते हैं, जब उससे सवाल करते हैं, आप इरशाद अहमद खान साहब घर जाकर ये शो रिवाइंड करके देख लीजिएगा, सबसे ज्यादा अभी तक आप ही बोले हैं। त्रिपाठी साहब का ऑडियो जो है उसमें थोड़ी डिस्टरबेंस आ गई। जैसे ही बोलना मैं शुरू करता हूं, आप चीखे मारना शुरू कर देते हैं। रवि और समीर दोनों मिलकर के जवाब तो सुनते नहीं है आप। आप जवाब कहां दे रहे हैं? आप अगर सोच रहे हैं कि पाकिस्तान का नैरेटिव यहां आप बैठ के चलाएंगे तो हम वो होने नहीं देंगे। दूसरी बात, बहुत फैक्चुअल बातें करिए तो हम सुनना चाहेंगे। हमें बहुत पेशेंस के साथ हम आपको सुनना चाहते हैं, लेकिन आप मनगढ़ंत बातें, देखिए आपकी कहानियां सुनने के लिए तो यहाँ कोई नहीं बैठा है। इरशाद साहब, हाँ, आप फैक्चुअल बातें करिए ना। कोई बात कहते हैं उसके पीछे आपका प्रूफ क्या है, सबूत क्या है, लॉजिक क्या है? क्या आप बंगाल की जमीन पे कब्जा कर रहे हैं, फेंस के नाम पे कब्जा कर रहे हैं, उनको लोगों को मार रहे हैं, बंगालियों को मार रहे हैं, उनकी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं फेंस के नाम पे। और हम आपको लगातार ये बता रहे हैं कि जो आप बोल रहे हैं वो सरासर झूठ है, वो सरासर झूठ है। ये आपके मुल्क का कैरेक्टर होगा ये तो मदर भाई कि अपने मुल्क के बाशिंदों के साथ कैसे व्यवहार करना है, कैसे नहीं। संजय कुलकर्णी साहब, संजय कुलकर्णी साहब आपका जवाब देना चाह रहे हैं। जी कुलकर्णी साहब, देश की जमीन पे कब्जा कर रहे हैं। इरशाद भाई, फेंस जो बन रहा है वो भारत के इलाके में बन रहा है, बांग्लादेश का जमीन नहीं ली जा रही। नंबर 1। नंबर 2, आप देख रहे हैं बांग्लादेश के भाई को उर्दू बोलने में परेशानी आ रही है। यही उर्दू भाषा आप उनके ऊपर थोपने की कोशिश कर रहे थे, जिसके कारण जो आप समझते हैं बहुत बड़ा उनका भाई दुश्मन बन बैठे। पर अब आप उनके साथ दोबारा दोस्ती बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। इरशाद भाई, ऐसे आप करेंगे कुलकर्णी सर, देखिए एक और खबर है, उससे पता चलता है कि ये जो मौजूदा व्यवस्था बनी है बांग्लादेश के अंदर, ये जो एलिमेंट्स राइज कर रहे हैं, उससे कितनी मोहब्बत है पाकिस्तान को, इरशाद अहमद खान के देश को। जरा ये खबर देखिए, बांग्लादेश ने पाकिस्तान के लिए वीजा नियमों में ढील दे दी है।
और पाकिस्तान के लिए वीजा प्रक्रिया को आसान किया है। अब इस्लामाबाद में हाई कमीशन ही वीजा दे देगा, मतलब आने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहीं से आप वीजा ले सकते हैं। ये सहूलियतें अब दी जा रही हैं। इससे समझा जा सकता है कि किस तरह से ये सुर पाकिस्तान के बदले हैं और क्यों बदल रहे हैं बांग्लादेश के। बिल्कुल, पाकिस्तान से दोस्ती, भारत से बैर। किसने सोचा था कि बांग्लादेश ऐसा कर सकता है। वीजा देने में मेहरबानी देखिए किसको, पाकिस्तानियों को। पाकिस्तान के लिए वीजा प्रक्रिया को आसान किया गया है, वीजा प्रोसेस को और आसान किया जा रहा है। बांग्लादेश आसानी से जा सकते हैं पाकिस्तानी। इसकी कोशिशें जो हैं वो की गई हैं। पहले ढाका से लेनी पड़ती थी स्पेशल मंजूरी, लेकिन यूनुस सरकार में इस मंजूरी की अब कोई जरूरत नहीं। बांग्लादेश से मंजूरी लेने की अनिवार्यता को हटा दिया गया है, इसे खत्म कर दिया गया है। अब इस्लामाबाद में हाई कमीशन ही वीजा दे देगा, यानी कि वहीं से आपको बांग्लादेश आने की परमिशन मिल जाएगी। आर्थिक संबंधों को नई ऊंचाई देने का यह हवाला भी दिया जा रहा है और बांग्लादेश को नए बाजार के तौर पर देख रहा है पाकिस्तान। अब सवाल यह है कि कौन सा बाजार, वो बाजार जो पाकिस्तान पूरी दुनिया में सजा रहा है अपने पड़ोसियों के यहां, और वही बाजार क्या बांग्लादेश में भी तैयार करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि इकोनॉमी की अगर बात करें तो पाकिस्तान तो कटोरा लेकर दुनिया भर में भीख मांग रहा है, और ये आज से नहीं हो रहा है। इमरान खान जब थे तब भी यही हालत, अब भी यही हालत। कौन सा बाजार तैयार कर रहे हैं आप लोग बांग्लादेश में? इरशाद साहब अब बोलिए। देखिए, मैं आपको ये कहूं कि अभी इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स का पूरा वफद वहां गया हुआ है। हम लोग बिजनेस, ट्रेड और हर किस्म का काम आपस में करेंगे और बंगाली भाइयों की आज़ादी का जश्न वहां मनाएंगे, जो आज़ाद हुआ हिंदुस्तान के चंगल से और आपकी नानी अम्मा हसीना शेख से। मैं बार बार नानी अम्मा इसलिए कहता हूं कि वो आपकी पालतू खातून थी, आपने उसे पाला, आपने उसे निकाला, आपने उसे पाकिस्तान के खिलाफ उकसाया, उसके बाप को और बंगाली भाइयों को पाकिस्तान से अलग किया। मतलब अब जो पाकिस्तान में बैठे दहशतगर्द हैं उनको वीजा लेने में आसान कर दिया आपने सारे नियम कानून। मतलब आतंकवादी अब एक दूसरे के यहाँ आराम से आएंगे जाएंगे। सुन लीजिए। और जहां आप ट्रेड की बात कर रहे हैं, व्यापार तो आप लोग सिर्फ आतंक का करते हैं, तो आतंक के व्यापार में भी आसानी होगी। कुल मिलाकर ये कहना चाह रहे हैं ना इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स का पूरा वफद वहां गया हुआ है। समीर और आप दोनों मिलकर के मुझे बोलने तो दें प्लीज। देखिए ना, जब आप मुझे सवाल करते हैं मुझे बोलने दिया करें, मेरी पूरी आर्गुमेंट सुना करें, मेरी बात सुना करें। मैं ये कह रहा हूं कि देखें, बंगाली हमारी तरफ आएंगे, हम उनकी तरफ, क्योंकि मुल्क एक है। हमें आपने भी छेड़ा था, आपने हमारे अंदर एक दरार डाली थी, उस दरार को फिल करने का वक्त अब है। फिर बांग्लादेश पाकिस्तान एक ही मुल्क होगा इंशाल्लाह। हम इकट्ठे होंगे और पूरी दुनिया देखेगी कि ये ताकत का सचश्मा होगा, दोनों मुल्क मिलकर के। हमारे दरमियान में जैसे देखें, हम तो एक भाई थे, आप अरे भाई एक भाई थे तो प्यार मोहब्बत से रह लेते, फिर भारत की जरूरत क्यों पड़ती बांग्लादेश को जन्म देने की? किया हुआ था आपके बाप का मुल्क। अगर भाई भाई हैं तो प्यार मोहब्बत से रह लेते भाई। करते थे क्यों? आपको तो बांग्ला भाषी बर्दाश्त तक नहीं है, बांग्ला भाषी बर्दाश्त नहीं आपको। क्या जुल्म सितम ढाया आप लोगों ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर, बांग्ला भाषियों पर, वो क्या भूला जा सकता है? हमें खान साहब से सवाल करना हमें आप मिलने नहीं देते थे, हमारे बोलिए बड़े मुश्किल। इरशाद साहब सुन लीजिए आपको उत्तर, आपको आंसर मिल रहा है। आसान हुई है तो इरशाद साहब यही आपकी दिक्कत है, हमने बोलने दिया, आपने बोल ली अपनी बात, अब सुन तो लीजिए दूसरी तरफ से क्या कहा जा रहा है। सर बोलिए आप प्लीज अपनी बात कंटिन्यू करिए। खालिद साहब खान साहब, आपके पाकिस्तान पे बहुत सारे बांग्लादेशी है, उनके बारे में आपका क्या सोच है? अब तक वो लोगों का जो लाइफ स्टाइल चल रहा है वो कैसा है, आपको पता है क्या? भाई तो वो भी है ना, वो भी तो बंगाली है। क्या सोच रहे हैं आपके सरकार, जो बंगाली अब तक 1971 के बाद में आपके देश में स्टैंडर्ड हो रहे हैं, वो लोग आपके इकोनॉमी पे कुछ पार्टिसिपेशन भी कर रहे हैं, सेवरल सेक्टर पे, लाइक फिशरीज एंड अदर्स, गवर्नमेंट्स एंड अदर्स। तो व्हाट इज योर गवर्नमेंट्स प्लान इन आपकी सिचुएशन पर? क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है? वो जो कार्ड चाहिए, नेशनलिटी कार्ड वगैरह जो उनको चाहिए, क्योंकि 50 साल से भी ज्यादा वो लोग आपकी हैं, वो जो जल्दी से जवाब खान साहब, क्योंकि वो बांग्ला भाषा भाषी है, इसलिए उनको मैं ये कह रहा हूँ कि बंगाली भाई जो हमारे पाकिस्तान में मौजूद हैं, कुछ प्लान है क्या, बताइए ना। जो हमारे नेशनल हैं, जो बंगाली भाई हैं, वो बेहतरीन बिजनेस कर रहे हैं।
हैं कराची में मौजूद है, उनका पूरे एरियाज अपने हैं, उनकी बंगाली कॉलोनी के नाम से पूरी कॉलोनी बनी हुई है, पूरा बंगला, पूरा मैं समझता हूँ कि जब हम जाते हैं लगता है वो तो पाकिस्तान हम बांग्लादेश जो बंगाली अलग भाइयों हुआ से मिलते हैं, उनके उसके साथ बाद बिजनेस तो करते हैं, वो उन्होंने अपना पाकिस्तान एरिया में बनाया हुआ है, क्या करे खुद से बनाया हुआ है। देखे मजहर भाई जी भाई। बंगाली इतने खुशहाल हैं, पाकिस्तान में जो बंगाली भाई हमारे हैं इतने खुशहाल हैं, इतने दोस्ती उनसे हमारी है, इतना उनका एरिया खुशहाल है कि आपकी सोच होगी, आप आइएगा मजहर भाई, मैं इस्लामाबाद इसीलिए ठीक है खान साहब, लेकिन इस खुशहाली पर जिसकी आप दलीलें दे रहे हैं, दुहाइयां दे रहे हैं, उस पर यकीन नहीं हो रहा है उनको, उस पर ना मजहरुल साहब को यकीन हो रहा है, ना हमें यकीन हो रहा है, ना दुनिया यकीन करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए।